हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेरा नाम है विशाल प्रजापति एंड मैंने आज सोचा है कि इक्विटी डेरिवेटिव का एक फास्ट ट्रैक लेक्चर लूँ। एंड सो इक्विटी डेरिवेटिव बेसिकली ये 10 चैप्टर्स में डिवाइड है। 10 चैप्टर्स में डिवाइड है। एक एक चैप्टर हम लोग फास्ट ट्रैक देखेंगे और सारे डिटेल्स में देखेंगे। सो ये अकॉर्डिंगली सारे चैप्टर्स का वेटेज है। बेसिक ऑफ डेरिवेटिव 10 मार्क्स का होता है। इंडेक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडेक्स जो है 5 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर 20 मार्क्स का। इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन 20 मार्क्स का। स्ट्रैटेजी यूजिंग इक्विटी फीचर्स एंड इक्विटी ऑप्शन 10 मार्क्स का है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म 10 मार्क्स का। क्लियरिंग सेटलमेंट रिस्क मैनेजमेंट 10 मार्क्स का है। लीगल एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट 5 मार्क्स का है। तो एक एक चैप्टर हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे और ये सारे चैप्टर्स को डिटेल में स्टडी करते के साथ साथ हम लोग इसको अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इसकी बेसिक टर्मोलॉजीज़ क्या है एंड बेसिक सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर जो कि टॉक अबाउट बेसिक ऑफ डेरिवेटिव। व्हाट इज बेसिक ऑफ डेरिवेटिव? इसी एक डेरिवेटिव तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है या फिर कोई प्रोडक्ट होता है जिसका वैल्यू किसी और प्रोडक्ट से डिराइव्ड होता है। सो ऐसा चीज़ जिसका खुद का अस्तित्व नहीं होता बट किसी और के अस्तित्व से खुद का अस्तित्व होना, उसको हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। सो डेरिवेटिव तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, प्रोडक्ट होता है दोज वैल्यू डिराइव फ्रॉम सम अदर असेट जिसको हम लोग अंडरलाइन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देता हूँ मैं, टाटा मोटर का करंट प्राइस है 990 और टाटा मोटर के जब हम कभी भी फीचर एंड ऑप्शन में बाय करें तो उसका जो फीचर एंड ऑप्शन का पार्ट हो गया वो डेरिवेटिव हो गया। तो जैसा टाटा मोटर का शेयर परफॉर्म करेगा, जैसा 990 से अगर डाउन गया, जैसे 990 से अप गया, तो वैसे ही उसके अंडरलाइन भी जो ये अंडरलाइन है टाटा मोटर, उसके भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये आउट परफॉर्मेंस होगा। मतलब क्या कि मतलब जब आप फ्यूचर्स बाय करते हो टाटा मोटर का, मतलब आने वाले कल में आपको बाय कर रहे हो कि आने वाले कल में प्रेडिक्शन है कि स्टॉक प्राइस अप जाएगा, या फिर आप कोई प्रोडक्ट को शॉर्ट करते हो या आपका प्रेडिक्शन है कि आने वाले कल में टाटा मोटर डाउन जाएगा। सो यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन डाउन था, इसकी वजह से आपने शॉर्ट किया। सो यार बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि ये कर रहे हो कि आपका प्रेडिक्शन डाउन है, इसकी वजह से डाउन का पोजीशन ले रहे हो। सो यहाँ पे जैसा अंडरलाइन परफॉर्म करेगा, मतलब टाटा मोटर का जो 990 का प्राइस है करंटली, वो जैसा 990 का प्राइस परफॉर्म करेगा, ये अप जाएगा तो वो आपका जो फ्यूचर आपने बाय किया है वो उन जाता है प्राइस, वैसे ही आपने जो बाय किया है वो डाउन जाएगा। सो ये टोटली डिपेंड होता है उसका अंडरलाइन कैसा परफॉर्म करता है। सो आप जब डेरिवेटिव की बात करते हो, डेरिवेटिव में बहुत सारे डेरिवेटिव होते हैं और जिनके अंडरलाइंस होते हैं मेटल, जैसे कि मेटल के में कुछ एग्जांपल्स है लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंस, निकल, टिन, लीड। सो ये जैसे है ये सारे हैं। सो गोल्ड है, गोल्ड का भी एक डेरिवेटिव बना के रखें। सिल्वर है, सिल्वर का भी लाइक 10 ग्राम्स का प्राइस, जो भी प्राइस होगा वो जो भी फ्लैक्चुएट होगा उसका डेरिवेटिव भी ऐसा परफॉर्म करेगा। डेरिवेटिव कब बाय किया जाता है? डेरिवेटिव जनरली हम लोग, हमारे कोई प्रिडिक्शन रहता है कि आने वाले कल में है ये इसका प्राइस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हम लोग डेरिवेटिव बाय करते हैं जनरली। जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव हेडजर, स्पेक्यूलेटर और एनर्जी रिसोर्स में भी वेरियस टाइप के होते हैं और अंडरलाइंस के डेरिवेटिव्स लाइक ऑयल, गैस, coal, electricity, then agri commodities such as wheat, sugar, coffee, cotton, pulse, and etc. Then financial assets like shares, bond, फॉरेन एक्सचेंज। जब कभी भी आप शेयर्स बाय करते हो, लाइक हैव गिवन एग्जांपल फॉर द टाटा मोटर। सो टाटा मोटर का जो भी अंडरलाइन है, टाटा मोटर का लाइक करंट प्राइस को हम लोग दूसरी भाषा में स्पॉट प्राइस भी बोलते हैं। तो जो भी स्पॉट प्राइस है, स्पॉट प्राइस में जो भी फ्लैक्चुएशन होता है, मूवमेंट होता है, अप डाउन होता है, वैसे ही उसका डेरिवेटिव भी परफॉर्म करेगा। ओके, लाइक सपोज बॉन्ड या फिर फॉरेन एक्सचेंज उसका भी एक डेरिवेटिव। सो ये अकॉर्डिंगली वैसे ही परफॉर्म करते हैं। सो ये व्हाट आर द, हमारे पास ये दिया गया है कौन कौन से ऐसे रीजंस है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है ना, फाइनेंशियल डेरिवेटिव में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। सो कौन कौन से रीजंस है? पहला,
इंक्रीज इन फ्लैक्चुएशन इन अंडरलाइंग असेट प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट. जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है. लाइक टाटा मोटर में मैंने इसके लिए फ्यूचर में बाय किया था, क्योंकि मेरे को लगा है कि टाटा मोटर आने वाले कल में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा. मैंने टाटा मोटर के अंडरलाइन को ना बाय करते हुए मैंने टाटा मोटर के फ्यूचर को बाय कर लिया, बिकॉज क्योंकि मुझे फ्यूचर में ज़्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर मैं करता हूँ मुझे ज़्यादा लेवरेज मिलता है, मैं ज़्यादा कैपेबिलिटी में बाय कर सकता हूँ, और ज़्यादा कैपेबिलिटी में बाय करने के कारण मैं ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू मैं बाइंग इन इक्विटी सेगमेंट. सो मैंने फ्यूचर एंड ऑप्शन में बाय किया. सो इंक्रीज इन फ्लैक्चुएशन इन अंडरलाइन, जैसे जैसे अंडरलाइन इंक्रीज होता है इसकी वजह से लोग डेरिवेटिव मार्केट में भी एंट्री करने लगी, क्योंकि उनका प्रेडिक्शन राइट होता जा रहा है. अगर उनका प्रेडिक्शन राइट हो रहा है, उन्होंने सोचा हम क्यों ये शॉर्ट प्रॉफिट हम लोग छोटा प्रॉफिट हम लोग इक्विटी सेगमेंट में बनाएं, क्यों ना हम ये सारे प्रॉफिट हम सारे प्रॉफिट फ्यूचर एंड ऑप्शन में बनाएं, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में आपको लेवरेज ज़्यादा मिलता है. अगर फ्यूचर ऑप्शन में आपको लेवरेज ज़्यादा मिलता है, इसका मतलब आप प्रॉफिट भी ज़्यादा बना सकते हो. सो दैट्स द रीज़न इंक्रीज इन फ्लैक्चुएशन इन अंडरलाइन प्राइस इन फाइनेंशियल मार्केट. देन हमारे पास सेकंड रीजन है इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली. अब देखो, जो इंडियन मार्केट है, लाइक सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन निफ्टी मतलब ऑटो सेक्टर हो गया. सो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर रियल एस्टेट हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया. सो ये सारे वेरियस सेक्टर्स में क्या होता है, ये सारे वेरियस सेक्टर में जो ग्लोबल इन्वेस्टर लाइक NRIs हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गया, DII हो गए, सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो गए, ये सारे क्या कर रहे हैं, ये सारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ड्रास्टिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये पूरा मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से वो बूम हो रहा है. सो दैट्स द रीज़न. सो ये ग्लोबली पूरी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट की वजह से ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है कोई भी अंडरलाइन प्राइस में. इसी वजह से लोग सोच रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट करें, मतलब डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करें. सो देयर इज इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ग्लोबली. Then use of latest technology and communication help in reduction in transaction cost. So before internet coming in the market, so there was a offline trading. When you have to trade, you have to go to the Dalal Street and you have to trade. But after coming internet, you don't have to do anything. You just have to go to the NSE BSE. There you have to trade. And just go to the Dalal Street, or you have to find any broker to buy sell any of the stock in of the company. But in electronic trading, what happen, you just have to log in your Angel One, Upstock, or any of the broking app. Just click on the buy or sell button to buy and sell of any of the stock. So this is the reason you have due to the latest technology improvement, there is a huge increasement in financial product. Okay, then enhance of understanding market participant on sophisticated risk management tool to risk manage risk. So earlier the people were not having the knowledge, if they have a buy equity segment 10 lakh quantities, and there and there is it was expected to earlier that the price moved down. So people not buy because they don't have a knowledge about anything. But in today's date, when you can see, then everyone have a knowledge. If the price will go down, they will analyze earlier itself, and based on their prediction they can hedge their position and manage the risk. So this is also one of the reason. So market participant and on sophisticated risk management tool managing the risks. Then at last point, fifth point, frequent innovation in derivative market, newer application of product. SEBI, who is the regulator of the stock exchange and all the security market, day by day improving derivative, so that there is no mm, speculation and the loss of the investor. They try to improve a new thing. So this is also one of the reason. There is improvement and growth in financial derivatives. So these are the some of the factor and the reason behind the growth of the financial derivatives. Then we have the different types of derivatives. First we have the forward, second future, third option, fourth we have a swap. So what is the forward? I can give an example. Basically,
फॉरवर्ड क्या होता था, जब पहले इंटरनेट ट्रेडिंग नहीं होता हुआ करता था तो दो लोग आपस में मिलते जुलते थे, और मिलने जुलने के बाद वो क्या करते थे, विदाउट ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म में हैं, विदाउट ऑर्गेनाइज दोनों पार्टी एक दूसरे से इंटरेक्ट करके वो फ्यूचर में एक प्री डिटरमाइन प्राइस में पहले ही बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी, यहाँ पे कोई और सेंट्रलाइज नहीं है। ये क्या है, बहुत जो भी रहते हैं ना, बहुत कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कमिट क्या करते थे, ये आर ऑब्लाइज टू ऑनर द ट्रांजेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। आने वाले कल में कुछ भी प्राइस हो वो बाय करेंगे, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट फ्यूचर की बात करूँ, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, ये फॉरवर्ड के जैसे ही रहते हैं, बट ये थोड़ा अलग रहते हैं। बट ये इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग होता है, ये ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ पे एक रेगुलेटर रहता है, जब कभी भी आपको लॉस होगा, यहाँ पे एक मतलब कुछ भी आपके साथ गलत होगा तो यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी है। बट यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसा सेबी नहीं है, सेबी नहीं है। फ्यूचर की बात करूँ तो फ्यूचर में एक तरह का ऑर्गेनाइज है, और ये रेगुलेटेड एक्सचेंज द्वारा होता है। लाइक आपको NSE BSE के थ्रू आपको ट्रेड करना पड़ेगा, बट फॉरवर्ड ट्रेड में ऐसा कुछ नहीं है। फॉरवर्ड ट्रेड में आपको NSE BSE के थ्रू नहीं ट्रेड करना पड़ेगा, आपको किसी ब्रोकर को फाइंड करना पड़ेगा। आपको अगर कुछ बाय करना है तो, और ब्रोकर या फिर आपको डायरेक्टली इंटरैक्ट करना पड़ेगा जैसे भी आपको प्रोडक्ट खरीदना है मार्केट में। ओके, सो होप यू हैव वेल अंडरस्टूड अबाउट द forward and future. So this is just a small minor difference between future and forward. So future and forward contract are basically same, but future is a organized and regulated by action, and whereas the forward contracts are those contract which is not regulated and organized. And forward contract are happen, it is over the counter contract. Okay, so which can be negotiated now, which can be negotiated whether here. And when you talked about the future contracts are organized and regulated action, rather negotiated directly between two parties. Hope you have got it. Then we have option. See, option contract are which give right. Option itself say that anything which give right but not an obligation to buy and sell of underlying on or before the stated date or stated price. So that's the option. Option means like option. So while there is a two type option we are having, one is call option, another is put option. The option when you say call option, then while buyer of an option give the premium and buy the right, whereas जो writer and seller है ना, so of the option who receive the premium and obligation to sell and of underlying. Okay, so well you have understood the how forward, future and option. Now let's move to the swap. So what's a swap? Swap is an agreement between two parties to exchange the cash flow in future according to the predetermined formula. Swap, like company Tata Motor, Tata Steel, both are exchanging. So they mean swapping. So hope you've got it. So swap, it's agreement between the two parties, like the Tata Motor, Tata Steel, like Vedanta, Adani Group, Reliance, Airtel. So both are what doing? Both are exchange anything. Okay, so cash flow in future according to the predetermined agreement formula. So what they are doing? They are just exchanging. Okay, swap are the series of forward contract, and swap helped market participant to manage market participant, and are three types and three in derivative. मतलब swap बेसिकली 3 डेरिवेटिव मार्केट में लोग करते हैं. पहला हेज, ट्रेडर, आर्बिट्रेगो. ओके, सो स्वैप कौन कौन करता है? हेज, ट्रेडर मतलब, और उनको हम लोग बोलते हैं स्पेकुलेटर, एंड आर्बिट्रेगो. सो अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव होम मार्केट, कितने टाइप्स के डेरिवेटिव मार्केट्स होते हैं. ओके, सो soon we will wind up this session, and because our first chapter would be complete, then we'll start the second chapter on another session. So what are the types of derivative market? So types of derivative, when I talked about that, is the OTC derivative market. OTC derivative market what have a following features. What are the following features? As compared to the exchange traded derivatives, like contract are tailor made to fit the specific requirement of dealing counterparty. Okay, the management of the counterparty credit risk is decentralized and located within the individual institution. There are no formal centralized limit, individual position and leverage margin. There is no formal rules mechanism
Okay, so OTC derivative market, when I say it is a forward market, what we have seen, this is the forward market where it is not regulated by any exchange. So OTC derivative market are those market which is not regulated, which is not organized, where there is no negotiation there. Okay, सो दिस इज़ द मार्केट, मतलब ऐसा मार्केट है जहाँ जो कि फॉरवर्ड हो, जो कि फ्यूचर ना हो. ओके, मतलब यहाँ पे दो पार्टी आते हैं, दो पार्टी आने के बाद दो इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट करने के बाद वो खुद ही डिसाइड करते हैं क्या प्राइस में क्या बाय करना है, क्या प्राइस में नहीं बाय करना है. सो ये काउंटर पार्टी रिस्क भी इसमें रहता है. काउंटर पार्टी रिस्क मतलब आने वाली कल में एक पार्टी हो सके तो यहाँ पे पैसा देगा या नहीं देगा, खरीद कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करेगा नहीं करेगा. अगर करेगा नहीं करेगा तो यहाँ पे उसको मैनेज करने के लिए कोई है नहीं. अगर नहीं किया तो उसका अल्टीमेटली दूसरे वाले का लॉस रहेगा. बट हम लोग ने फ्यूचर में ऐसा देखा था कि अगर वो सामने वाला नहीं देता तो सेबी रेगुलेट करता है तो उस पर पेनल्टी लगाएगा अगर ऐसा कुछ भी झोल झाल किया तो. बट इसमें OTC में डेरिवेटिव मार्केट में तो झोल झाल कर सकते हैं. सो ये अनसेफर है थोड़ा, ये प्राइवेट ट्रांजेक्शन टाइप में है थोड़ा, ये नॉन फॉर्मल सेंट्रलाइज्ड है. सो काउंटर पार्टी रिस्क रहता है, मतलब एक पार्टी देगा, एक दूसरा पार्टी हो सकता है नहीं दे. एक बायर है तो एक सेलर, तो सेलर बोलता है मैं नहीं कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करूँगा, बायर बोलता है मैंने तो एग्जीक्यूट कर दिया, तो मैंने तो बाय कर लिया, अब तो आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना. सो यहाँ पे एक पार्टी का रिस्क हो सकता है. फिर क्या है, सो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं OTC डेरिवेटिव मार्केट. देन फिर आया एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव, मतलब अभी फिर एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो फॉरवर्ड को ओवरकम करने के लिए फ्यूचर ट्रेडिंग आया था. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड हो, जो कि रेगुलेटेड है, जो कि एक्सचेंज द्वारा हो. लाइक आपको जब कभी भी ऐसे डेरिवेटिव मार्केट में डेरिवेटिव बाय करना है तो आपको एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, लाइक NSE BSE से बाई करना पड़ेगा. हालांकि देखा तो बहुत सारे एक्सचेंजेस है, लाइक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज. सो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंज है, बट दो मेन एक्सचेंज है, वो मेन एक्सचेंज के थ्रू आपको बाई करना पड़ेगा. सो एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड ट्रेडेड ऑन द ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज विद द प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द बायर एंड सेलर थ्रू एनोमस ऑप्शन प्लेटफॉर्म. ओके, ऑप्शन प्लेटफॉर्म लाइक आपने देखा होगा, आपका आप स्टॉक है, एंजल वन है, जीरोधा है, वैसे प्लेटफॉर्म से आप बाय सेल करते हैं. और ये जो क्लियरिंग हाउस है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जनरेट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस सेटलमेंट एंड ट्रांजिशन. तो ये क्लियरिंग जो कॉर्पोरेशन होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उनकी ड्यूटी होती है कि सारा सेटलमेंट करे, वो कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट करे. फिर सिग्निफिकेंस ऑफ डेरिवेटिव मार्केट की बात करूँ तो डेरिवेटिव मार्केट हेल्प इन इम्प्रूविंग प्राइस डिस्कवरी. मतलब डेरिवेटिव मार्केट की वजह से मतलब क्या होता है कि प्राइस डिस्कवरी, मतलब प्राइस क्या होना चाहिए किसी भी डेरिवेटिव का, वो फाइंड करने के लिए मदद करता है. दूसरा ट्रांसफर ऑफ वेरियस रिस्क. तीसरा शिफ्ट ऑफ स्पेकुलेटिव ट्रेड फ्रॉम अनऑर्गेनाइज मार्केट टू ऑर्गेनाइज. मतलब आपने देखा था फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता था, फॉरवर्ड में से जहाँ पे कोई भी एक्सचेंज नहीं रहता था, आपको सीधा क्लाइंट को ढूंढना पड़ता था और क्लाइंट को आपको फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता. यहाँ पे कोई क्लाइंट ढूंढना है, कहीं भी नहीं जाना, आपको एक्सचेंज पे जाना है. एक्सचेंज पे आपको हज़ारों मिल जाएंगे, हज़ारों में से कोई भी आप कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करो और उसको बाय करो. सो ये अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज हो गया. सो अभी तीसरा चौथा सिग्निफिकेंस क्या है कि मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर है. मतलब जो भी रिस्क है वो सारा रिस्क आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा. लाइक जब कभी भी आप फ्यूचर एंड डेरिवेटिव ट्रेड करते हो तो आपको एक वार्निंग मैसेज आता है कि फ्यूचर एंड मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन केयरफुली बिफोर द इन्वेस्टिंग. सो क्योंकि स्टॉक मार्केट जानता है इसमें 90% लोग लूज़ करते हैं और 10% प्रॉफिट करते हैं. सो जब कभी भी आप ट्रेड करो तो सारे रिस्क जो भी डिस्क्लोजर है वो सारे रीड करके लेना. इस मॉडल रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट एक जो कि इशू करता है मेंबर ऑफ एक्सचेंज एंड जो कि कंटेन करता है इन्फॉर्मेशन क्या है ट्रेडिंग इन इक्विटीज़ एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट ऑफ एक्सचेंज. ऑल द पर्सपेक्टिव participants should be read the document before trading in capital market and cash segment of future and option. सारे जितने भी, इसका कहने का मतलब जितने भी है सभी के सभी लोग रीड करें बिफोर इन्वेस्टिंग. ओके, सो होप you have understood the chapter number 1 which is very easy and you have to clear. So after doing this fast track, you just read the read once yourself and do MCQs. It would be very much helpful. Hope so. Next session we will starting the understanding of index, which is the next module of next chapter of equity derivative. Thank you very much.